वेव्स का जो हमें थोड़ा बहुत आइडिया है, अभी जो इससे पहले वाला चैप्टर हम करके आए हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था। तो उसमें चैप्टर में हमने ये देखा है कि एक तो जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे सिग्नल्स होते हैं जिसको हम बोल देते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा जो मैग्नेटिक सिग्नल होते हैं जिसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाती है। और अगर हम नॉर्मली ऐसे ही बात करें तो हम ये देखेंगे कि हमने 11th क्लास में भी ये चीज करी थी। उससे पहले जो छोटी क्लासेस थी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 9th क्लास में भी ये चीज पढ़ी है कि वेव्स क्या होती हैं। वेव्स ऐसे होती हैं कि फॉर एग्जांपल आपने दीवार के एक कोने पर कोई एक स्ट्रिंग या कोई एक रोप को बांध दिया और उसको आपने बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच कर लिया। स्ट्रेच करने के बाद में आप उसको ऐसे ऐसे करके हिलाने लगे, तो आप ये देखोगे कि ऐसे 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 उसकी एक वेव फॉर्म बन जाएगी। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो वेव फॉर्म्स बन रही हैं इस तरीके से ऊपर नीचे, तो उसमें जो ऊपर वाला पोजीशन है उसकी, जो वो ऊपर की तरफ जा रही है वेव, यानी कि जो उसका एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको तो हम बोल देते हैं क्रेस्ट। और जो नीचे की तरफ जाता है उसको हम बोल देते हैं ट्रफ। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक क्रेस्ट की बात करता हूं, यानी कि जो ऊपर की तरफ जो एम्पलीट्यूड है उसका, ठीक जैसे कि ये है, हमने ये बोला कि इधर यहाँ पर एक स्ट्रिंग को टाइटली बांधा हुआ था और फिर पकड़ के उसको ऐसे हमने शेक कर दिया जोर से। तो मैं देखूंगा कि एक इस तरीके की वेव फॉर्म बन जाएगी। ठीक है। ये जो वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म में हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक रस्सी थी, स्ट्रिंग थी, तो स्ट्रिंग ऊपर की तरफ एक बार गई और फिर नीचे की तरफ एक बार गई, तो हम ये कहेंगे कि उस स्ट्रिंग के जितने भी पार्टिकल्स थे यहाँ पर, इस स्ट्रिंग के जितने भी पार्टिकल्स थे वो ऊपर गए और फिर वो नीचे आए। ठीक है। फिर यहां से वो सारे के सारे इस स्ट्रिंग के यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे इस तरीके से नीचे की तरफ आए। तो हम ये बोलते हैं कि सारे के सारे पार्टिकल्स का एक साथ ऊपर जाना, सारे के सारे पार्टिकल्स का एक साथ नीचे आना। ठीक, वो जो एक साथ ऊपर जाते हैं और एक साथ नीचे आते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वेव के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सारे एक साथ ऊपर जाते हैं। इसका मतलब दे ऑल आर इन सेम फेज, वो हमेशा सेम फेज में होते हैं। तो एक ही फेज में रहते हुए पार्टिकल्स का एक तरफ जाना इज कॉल्ड द मोशन ऑफ वेव, इज कॉल्ड द मोशन ऑफ वेव। उसी से हम वेव को डिफाइन करते हैं। ठीक है। जैसे अभी अगर मान लो रे ऑप्टिक्स की बात करें, तो रे ऑप्टिक्स में हमने ये बोला कि एक लाइट रे है या फिर एक बीम ऑफ लाइट है, वो स्ट्राइक करती है किसी प्लेन मिरर पर या किसी, सॉरी मिरर तो है ही नहीं खैर, लेंस की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस पर या कॉन्केव लेंस पर, वहां पर स्ट्राइक करती है। तो हम ये कहते हैं कि मान लीजिए ये यहाँ पर ऐसे एक कॉन्वेक्स लेंस पर स्ट्राइक कर रही है रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट ने मान लीजिए इस तरह से स्ट्राइक करा, तो जो ये रे ऑफ लाइट है इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सारे के सारे पार्टिकल्स ही तो होते हैं, छोटे 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 पार्टिकल्स। जैसे हम बोलते हैं कि किसी भी एटम का सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसको हम, किसी भी एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल को हम एटम बोल देते हैं। और एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स बोल देते हैं। उसी तरीके से जो लाइट भी है ना, लाइट के अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको हम फोटोन बोल देते हैं। तो वो फोटोन से मिलकर छोटे छोटे बहुत सारे अनगिनत इनफाइनाइट फोटोन से मिलकर एक लाइट रे बनती है। उसी तरीके से मैं अगर ये कहूं कि अगर हम वेव थ्योरी की बात करें, तो वेव थ्योरी ये कहती है कि वेव्स का मतलब सीधा सीधा ये है कि किसी भी बहुत सारे पार्टिकल्स का, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का एक साथ ऊपर जाना क्रेस्ट, एक साथ नीचे आना ट्रफ। तो वो जो एक साथ ऊपर जा रहे हैं ना सारे के सारे पार्टिकल्स, उससे ये पता चलता है कि दे ऑल आर इन सेम फेज। एक साथ नीचे आ रहे हैं तो उससे पता चलता है कि दे ऑल आर इन सेम फेज। तो ये चीज समझ में आ गई कि वेव जो होती है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है। क्योंकि मैं कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ, उस बेसिक्स के बाद में कुछ टर्म्स हैं जो हमको दिमाग में अच्छे से बैठा लेनी है। फॉर एग्जांपल वेव फ्रंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक रे क्या होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी टर्म्स मैं बार बार यूज करूंगा। और हमको जो अब तक हमने पढ़ा है, जो हमने 10th क्लास में भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ा है, उसमें हमने रे पढ़ा है, रे। ठीक है।
उसमें हमने ये नहीं देखा कि वेव का रिफ्रैक्शन कैसे होता है या वेव का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी एक साथ पार्टिकल्स जाते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर वेव बनी है, वो बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ ऊपर जाना और उनका एक साथ ऊपर आना, दैट मींस दे ऑल आर इन सेम फेज। ठीक है, तो अब हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम एक लेक है, कोई क्वाइट लेक है, क्वाइट लेक का मतलब शांत है, पानी एकदम बिल्कुल स्टेबल है। तो उस स्टेबल लेक में मैं खड़ा होता हूँ ऊपर की तरफ और मैं वहां पर एक ना पत्थर फेंक के मार रहा था। तो पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर फेंकते मेरे को क्या दिखाई देता है, मेरे को ये ऐसा दिखाई देता है कि एक छोटा सा रिंग बना, फिर एक और बड़ा रिंग बना, फिर और बड़ा रिंग बना, रिंग बनता गया, ऐसा लगता है कि पानी के बीच में मैंने पत्थर फेंका है, तो वो रिंग ऐसे 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 फैलता चला जाता है, खुलता चला जाता है। ठीक है, फिर वो जो मतलब जो लास्ट उसका किनारा है, जो लेक का जो किनारा है, वहां से टकराकर फिर वो रिंग्स ऐसे धीरे धीरे वापस आते हैं। तो हम ये कहेंगे कि अगर वाटर का जो सरफेस है, वाटर का जो लेवल है, अगर वो ठीक मेरी आंखों के सरफेस के ऊपर हो, तो मैं देख सकता हूँ कि वो जो रिंग्स है वो कैसे बन रहे हैं। ये पानी ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे इस तरीके से जा रहा है, यानी कि अगर इस तरीके से वेव्स ट्रैवल करती है ना, ऊपर नीचे इस तरह से ट्रैवल करती हैं, तो ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। ये करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट टू रिकॉल कि ट्रांसवर्स वेव होती क्या है। ठीक है, हम यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव्स में ही डील करने वाले हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव में डील नहीं करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल आपको पता होगा जिसमें कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है, उनको छोड़कर। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं ऊपर की तरफ यहाँ पर खड़ा हो जाऊं और मैं यहाँ से देखूं इसको, मैं इसको वेव को यहाँ से देखूं, तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि ये जो वेव है ये मेरी तरफ आ रही है। जैसे कि ये वेव है, ये ऊपर को उठती हुई मेरी तरफ आ रही है, अगर मैं टॉप व्यू लूं इसका तो। इसी तरह से अगर मैं नीचे से इसको देखूंगा तो भी लगेगा, मेरी आई यहाँ पर है तो मैं ये देखूंगा कि ये मेरी तरफ आ रही है। और मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे ये वेव यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरी नहीं दिखाई देगी, मुझे इसका सिर्फ और सिर्फ ये फ्रंट दिखाई देगा। तो ये जो फ्रंट का, वेव के फ्रंट का एक तरफ आना, ऑब्जर्वर की आई की तरफ आना है, दैट इज नोन एज वेव फ्रंट। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो हम अगर उसको देखेंगे, एक्चुअली अगर साइड से देख रहे हैं तो वेव ऐसे दिखाई देगी, अगर टॉप से देखेंगे तो ये जो वेव है इसका ये वाला पोर्शन मेरी तरफ आता हुआ नजर आएगा, ना तो ये पोर्शन नजर आएगा ना ये पोर्शन नजर आएगा, ये पोर्शन जो है एम्पलीट्यूड वाला ये दिखाई देगा। तो दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक, अब वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट तो ये हो गई। और जो वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट पर जो मैं परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ कर दूं, नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ कर दूं, तो वो कहलाती है रे। वो रे कहलाती है। मैं दोनों को डिस्टिंग्विश करता हूं अभी, आप नोट करेंगे पहला टॉपिक इसमें। सबसे पहले यही है कि मुझे वेव फ्रंट को डिफाइन करना है, तो आप नोट करें, हेडिंग डालिएगा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट में लिखेंगे, a wavefront is defined as the continuous locus, a wavefront is defined as the a wavefront is defined as the continuous locus of all such particles of the medium, of all such particles a wavefront is defined as the continuous locus of all such particles of the medium which are vibrating in the same phase, which are vibrating
which are vibrating in the same phase at any instant. Vibrating in the same phase which are vibrating in the same phase at any instant. At any instant. तो वही चीज है कि सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए हमारी ऑब्जर्वर की अगर आई यहाँ पर है, अगर ऑब्जर्वर की आई यहाँ पर है, हम ऊपर से देख रहे हैं, तो मुझे जब ये ऊपर उठेगा तो पहले इसका ये वाला पोर्शन ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये वाला भी आगे निकल जाएगा तो फिर ये ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा और ये पोर्शन नीचे की तरफ जाता है। मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे कि एक पॉइंट है, लोकस का मतलब होता है रास्ता, ऐसा लगेगा कि पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स लगातार नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मुझे मेरे तरफ आता हुआ एक ही पॉइंट नजर आएगा और वो कंटिन्यूअसली नजर आएगा, वो कंटिन्यूअसली नजर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले तो वो नीचे था, फिर वो ऊपर हुआ, फिर वो ऊपर हुआ, तो पार्टिकल्स कितने हैं? पार्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को वो ऐसा लगेगा कि जैसे पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो मुझे तो एक स्ट्रेट लाइन ही नजर आएगी, मुझे तो एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी और ऐसा लगेगा कि वो स्ट्रेट लाइन मेरी तरफ बढ़ रही है। मेरी बात समझ में आ गई? वेव में क्या है, वेव में बहुत सारे पार्टिकल्स है जो ऐसे 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 इस तरीके से आएंगे, लेकिन मेरी आई ऊपर है तो मुझे तो ऊपर की तरफ से साइड से देखूंगा तो मुझे सब कुछ ऐसा नजर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो ऊपर से मुझे एक जो फ्रंट है पूरा का पूरा वो ऊपर की तरफ उठता हुआ नजर आएगा। वो वही एग्जांपल है कि जैसे एक्चुअल में अगर मैं साइड से देखूं तो मुझे रिवर से अगर मैं देखूं साइड में, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं रिवर के लेवल पर अपनी आंख को फिट करूं, वो पॉसिबल नहीं है, तो एक्चुअल में तो वहाँ क्रेस्ट और ट्रफी बनते हैं, लेकिन अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से हमें लगता है कि सर्कल्स जो है या रिपल्स जो है सर्कल के वो फैलते जा रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है। साइड से तो मुझे सब कुछ ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे लगेगा कि एक वेव फ्रंट मेरी तरफ आ रहा है, एक वेव मतलब पार्टिकल्स का पूरा एक ग्रुप वो मेरी तरफ आ रहा है। समझ गए? तो इस चीज को हम बोलते हैं वेव फ्रंट, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक, a wavefront is defined as the continuous locus of all such particles of the medium which are vibrating in the same phase at any instant. ये सारे पार्टिकल्स सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, एक साथ ऊपर जाएंगे तो एक साथ नीचे जाएंगे। क्लियर है वेव फ्रंट की डेफिनेशन? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद आप इसी में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दस अ वेव फ्रंट, दस अ वेव फ्रंट, thus a wavefront is a surface of constant phase. Wavefront is a surface of constant phase, is a surface of constant phase, full stop. The speed with which the wavefront moves outwards, the speed with which, the speed with which the wavefront, the speed with which the wavefront moves outwards, moves outwards from the source, from the source is called, is called the phase speed, is called the phase speed. Thus, a wavefront is a surface of constant phase, मतलब वो एक सरफेस है, एक सरफेस ही तो मुझे आती हुई नजर आती है। उसके बाद आप लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स, नेक्स्ट नोट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स।
different types of wave fronts. Different types of wave fronts. इसमें पहला जो है वो है स्फेरिकल वेव फ्रंट. फर्स्ट है स्फेरिकल वेव फ्रंट. Spherical wave front. In the case of waves traveling in all directions, in the case of waves traveling in the case of waves traveling in all directions, in the case of waves traveling in all directions, waves traveling in all directions from a point source, from in the case of waves traveling in all directions from a point source, comma, the wave fronts are spherical in shape, comma, the wave fronts are spherical. Wave fronts are spherical in shape. Full stop. This is because all such points. This is because all such points which are equidistant from the point source which are this is because all such points which are equidistant from the point source, which are equidistant from the point source, will lie on a sphere, will lie on a sphere. अभी समझाते हैं ये क्या चीज है. मैंने बोला कि यहां पर ये एस है. एस मतलब ये सोर्स है, सोर्स ऑफ वेव. सोर्स ऑफ वेव मतलब यहाँ से वेव जो है वो एमिट हो रही है. तो एक सिंगल पॉइंट अगर हमारा एक पॉइंट सोर्स होगा ना जहां से वेव जनरेट होगी, तो पॉइंट जो है पॉइंट चारों डायरेक्शन में मतलब जितनी भी डायरेक्शन है हमारी जो पूरे की पूरी डायरेक्शन है वो हर डायरेक्शन में बराबर बराबर वेव को एमिट करेगा. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि एयर में मान लीजिए एयर में कोई एक ऐसा फोटोन है जो कि लाइट एमिट कर रहा है. तो अगर वो एयर में रुका हुआ है कोई फोटोन जो लाइट एमिट कर रहा है तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो अपने पीछे लाइट एमिट ना करे, आगे लाइट एमिट ना करे, या ऊपर ना करे, या नीचे करे, या नीचे ना करे. वो चारों डायरेक्शन में ही लाइट एमिट करेगा, सारी डायरेक्शन. तो यहाँ से क्या होगा कि एक जो वेव्स हैं वो ऐसी वेव्स बनेगी, स्फेरिकल वेव्स. ठीक है. तो जो पॉइंट है वो वेव्स को चारों के चारों डायरेक्शन में मतलब पूरा का पूरा जैसे कि एक स्फीयर बन गया हो, ठीक इस तरीके से वो लाइट को एमिट करेगा, वेव्स को इस तरह से एमिट करेगा. फिर मैं यहाँ पर एक एरो ऐसे बना रहा हूँ, एक एरो ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रे, और इसी तरीके से एक एरो ऐसे बना रहा हूँ. इन एरोस को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा. फिलहाल ये बताइए कि अगर पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स जो है वो तो चारों तरफ ही रेज एमिट करेगा, चारों तरफ वेव्स एमिट करेगा. ये समझ में आ गया? Yes, sir.
तो इसका मतलब वो क्या बना देगा, वो एक पूरा का पूरा स्फीयर बना देगा, वो पूरा का पूरा स्फीयर बना देगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का, ये तो स्फेरिकल वेव फ्रंट था, फिर सेकंड देखेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये वैसा ही चीज है जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट है, वैसा ही है कि जैसे हम गॉसियन सरफेस की बात करते थे, गॉसियन सरफेस की, कि अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज तो चारों तरफ एक पूरा अपने चारों तरफ एक स्फीयर बना देता है, ठीक है, तो वो गॉसियन सरफेस। अब ऐसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आप समझ गए होंगे कैसे बनेगा सिलेंडर। फिर अगर एक लाइन है, उस लाइन पर चारों, लाइन के किनारे किनारे जो चार्जेस हैं वो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो वो लाइन अपने चारों तरफ सर्कल 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 बनाती चली जाएगी। तो अगर लाइन के चारों तरफ बहुत सारे सर्कल बनते चले जाएं तो वो क्या बन जाता है, नीचे से ऊपर तक एक सिलेंडर बन जाता है, ठीक। नोट करेंगे, when the source of light is linear in shape, when the source of light, when the source of light is linear in shape, when the source of light is linear in shape, comma, such as a fine rectangular slit, such as a fine, such as a fine rectangular slit, when the source of light is linear in shape, comma, such as a fine rectangular slit, such as a fine, such as a fine rectangular slit, comma, the wavefront is cylindrical in shape. The wavefront is cylindrical. The wavefront is cylindrical in shape. The wavefront is cylindrical in shape. Full stop. This is because the locus of all such points. This is because the locus of all such points, the locus of all such points which are equidistant from the linear source, which are equidistant which are equidistant from the linear source will be a cylinder, will be a cylinder, will be a cylinder। अब इसके लिए भी हम एक डायग्राम बनाएंगे। क्या है, मैंने कहा कि ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट आप क्या समझें, सोर्स ऑफ लाइट इस तरीके से समझ लीजिएगा कि जैसे हमारे पास हवा में एक सीधी की सीधी एक, हवा में एक सीधी जो है वो ट्यूबलाइट हो हमारे पास। तो ट्यूबलाइट जो है वो ट्यूबलाइट अपने चारों तरफ, वो चारों तरफ लाइट को एमिट करेगी। तो ऐसे 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 अगर लाइट एमिट होती चली जाएगी, अगर इसके चारों तरफ लाइट ऐसे 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 एमिट होती चली जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये एक सिलेंडर बन जाएगा ऐसे। तो जो वेव है वो ऐसा लगेगा जैसे सिलेंड्रिकल शेप की वेव बन रही है, लाइट वेव्स जो है वो सिलेंड्रिकल शेप की बन रही है। ये होती है जो सिलेंड्रिकल, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, इसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और यहाँ पर मैं ये कहूंगा, ये तो हो गया एस, पूरा का पूरा ये जो लाइन है ये तो हो गया सोर्स ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पर क्या था, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक। और यहाँ से ऐसे ऐसे मैं एरो निकाल रहा हूँ, अभी इन एरोज को समझाऊंगा क्या है ये, एक्चुअली रे है ये।
इसको बोलेंगे रे। ऐसी ही रेज यहां पर होंगी। और ये हमारा हो गया सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। उसके बाद तीसरा देखेंगे बेटा प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट पर नोट करें as a spherical or cylindrical wave front advances as a cylindrical or spherical wave front advances का मतलब है आगे बढ़ता है। As a cylindrical or spherical wave front advances, its curvature decreases progressively, its curvature decreases progressively. Its curvature decreases progressively. Full stop. So a small portion of such a wave front. So a small portion of such a wave front, at a large distance, at a large distance. So a small portion of such a wave front at a large distance from the source, at a large distance from the source will be a plane wave front. Will be a plane wave front. ठीक है। देखिए सिलेंड्रिकल समझ में आता है, स्फेरिकल समझ में आता है, प्लेन में जो समझने में दिक्कत होती है। प्लेन में क्या है, प्लेन वेव फ्रंट में ये होता है कि चाहे मान लीजिए हमारा जो है एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है तो वो क्या देगा, वो एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो है वो बना देगा। अगर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो वो क्या करेगा, वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना देगा। चाहे आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो, चाहे आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, क्या होता है कि ये जो आउटर मोस्ट आपको वेव दिखाई दे रही है, कभी ना कभी तो ये अंदर रही होगी वेव, कभी ना कभी तो ये वेव अंदर रही होगी, फिर अंदर से कंटिन्यूअसली लाइट एमिट करी जा रही है, तो क्या होगा कि अंदर से एक और वेव का रिंग एमिट हुआ, उस रिंग ने मतलब उस छोटे स्फीयर ने बाहर वाले जो स्फीयर है उसको बाहर पुश कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर अंदर एक और स्फीयर डेवलप हुआ, उसने अंदर वाले को और बाहर पुश कर दिया। तो इसी तरीके से जो ये इसके स्फीयर के रिंग्स हैं वो ऐसे 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 बाहर की तरफ पुश होते चले जाते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जैसे ये जो स्फीयर्स हैं ये बाहर की तरफ पुश होते जाएंगे तो एट अ लार्ज डिस्टेंस जब ज्यादा दूर हो जाएगा, और तब जितना ज्यादा कोई छोटा हमारे पास कोई स्फीयर होगा ना, जितनी ज्यादा छोटी बॉल होगी उतना ही ज्यादा मैं उसको
बॉल कहने में मेरे लिए आसानी होगी, उतना ही ज्यादा मैं उसको आसानी से बॉल कह सकता हूँ। और बड़ी बॉल करेंगे तो मेरे को लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, बॉल बहुत बड़ी है। लेकिन धीरे धीरे वो वेव्स इतनी बड़ी हो गई, इतना बड़ा स्फीयर बन गया, जो बिल्कुल बाहर वाला था वो इतना बड़ा हो गया कि अगर मैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा लूंगा ना, तो वो छोटा सा टुकड़ा मुझे प्लेन ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, फिर अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो अर्थ भी एक स्फीयर है, अर्थ भी एक स्फीयर है, लेकिन हम जैसे जैसे जमीन से ऊपर उठते जाते हैं, हम जैसे जैसे आसमान की तरफ जाते जाते हैं, तब मेरे को ये दिखाई देने लगता है कि हाँ, अर्थ जो है वो वाकई में गोल है। ठीक, ये चीज कौन देखते हैं? ये एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं। अभी हमारा हमारा क्या है कि हम तो एक बहुत छोटा सा टुकड़ा अर्थ का देख रहे हैं। मान लीजिए हम अपनी कहीं स्कूल के ग्राउंड में खड़े हुए हैं, कहीं फील्ड में खड़े हुए हैं, तो हमको तो बिल्कुल प्लेन दिखाई देता है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि चाहे वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल हो, अर्थ अगर हमारी सिलेंड्रिकल भी होती ना शेप में, तो भी अगर हम इंसान है तो हम तो बहुत छोटे हैं अर्थ के कंपैरिजन में, हम तो नेग्लिजिबल साइज है हमारा। तो अगर सिलेंड्रिकल भी होती शेप में, तो भी अगर मैं छोटा सा उसका एक टुकड़ा लेता तो वो मुझे प्लेन ही नजर आता। वही कहानी है कि वेव्स जो है, वेव चाहे सिलेंड्रिकल शेप की हो वेव फ्रंट, चाहे स्फेरिकल शेप की हो, लेकिन अगर उसके छोटे से हम एक टुकड़े को स्टडी करेंगे तो वो छोटा सा टुकड़ा तो प्लेन ही नजर आएगा। दैट्स व्हाई उस वेव फ्रंट को हमने प्लेन वेव फ्रंट बोला। कि जब वेव्स निकल कर बहुत दूर पहुंच गई हैं, बहुत दूर पहुंच गई है, तो उनका जो वो कर्वेचर है, उनका जो वो कर्व है, वो दिखाई नहीं दे रहा उतना, वो कर्वेचर को हम देख नहीं पा रहे हैं। तो हमें तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि एक प्लेन चलता हुआ आ रहा है, प्लेन वेव ऐसे चलती हुई जा रही है, हमें ऐसे, हमें एक कर्व्ड वेव चलती हुई नजर नहीं आएगी। जब छोटा होगा तो ज्यादा कर्व होगा, वो एकदम से दिखाई दे जाएगा, बड़ा होगा तो कर्व बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, फिर जैसे जैसे कर्व बड़ा हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि प्लेन वेव चलती आ रही है। तो ऐसी वेव फ्रंट को जो लार्जर डिस्टेंस पर होती है उनको हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। और प्लेन वेव फ्रंट का डायग्राम किस तरह से होता है वो देखिएगा। इसका वेव फ्रंट का डायग्राम ऐसे होगा कि आप प्लेन्स बना दीजिए। प्लेन ये हो गए, एक पहला प्लेन ऐसे, दूसरा प्लेन वो भी ऐसे बना दीजिए इसके पैरेलल, तीसरा प्लेन भी इसके पैरेलल बना दीजिए। ठीक है, तो ये तीन प्लेन्स हो गए बैक टू बैक। और ये हो गई रे, इस तरीके से बनाइएगा। नोट करेंगे रे, रे, इसमें लिखेंगे an arrow drawn perpendicular to a wave front, an arrow drawn perpendicular an arrow drawn perpendicular to a wave front, an arrow drawn perpendicular to a wave front in the direction of propagation of a wave.
the direction of propagation an arrow drawn perpendicular to a wavefront in the direction of propagation the direction of propagation of a wave is called a ray. Is called a ray. अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि वेव फ्रंट हमारा कैसा भी है, वेव फ्रंट हमारा कैसा भी है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है या प्लेन वेव फ्रंट है, तो किसी भी तरीके का हमारा वेव फ्रंट है, किसी भी तरीके के वेव फ्रंट में हम ये बोलते हैं कि जो हमारा सोर्स है उस सोर्स पर आपने क्या करा, उस सोर्स पर आपने परपेंडिकुलर रेज आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है। या हम अगर सोर्स की बात ना करें, क्योंकि सोर्स तो हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि फ्रंट में तो हमारे पास वेव फ्रंट ही होता है, जो सामने दिखाई देता है वो वेव फ्रंट होता है। तो हम ये कहेंगे कि वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट पर, वेव फ्रंट क्या है, एक कंटिन्यूअस लोकस है, यानी कि एक एक आपका पूरा का पूरा एरिया है। तो उस एरिया के किसी भी पॉइंट पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसी को हम रे बोल देते हैं। हमने कहा कि रे जो है वो, जो पहले मैंने आपको बताया था वो रे ये था कि जितने के सारे पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे जुड़कर एक स्ट्रेट लाइन में अगर आपको नजर आ रहे हैं तो वो रे है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मान लीजिए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो वो अपने चारों तरफ पूरा जगमग जगमग रोशनी ही कर देता है। हमने क्या करा, हमने उस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को, हमने उस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को पूरी तरीके से कवर कर लिया और हमने एक मामूली सा हमने होल छोड़ दिया है, ठीक है। या कोई बहुत बड़ा बल्ब कहीं पर जल रहा है या बहुत बड़ी कोई ट्यूबलाइट जल रही है, हमने उसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर बंद करके हमने एक मामूली सा होल उसमें कर दिया है, ठीक है। वो ब्लैक कलर का है, हमने एक मामूली सा होल कर दिया, बिल्कुल अंधेरे कमरे में हमने रख दिया है, तो हमको एक बीम ऑफ लाइट निकलती हुई उसमें से नजर आएगी, ठीक है। उसको मैं रे बोलूंगा। और उस बीम ऑफ लाइट को हम ये कहेंगे कि उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर न जाने कितने सारे वेव फ्रंट बने हुए हैं, तो उसी वेव फ्रंट पर किसी भी एक पॉइंट पर वो एक परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो इसलिए वो रे है। तो रे कितनी होती है, कोई एक दो तीन चार नहीं होती, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज होती हैं। तो वेव फ्रंट पर कहीं पर भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, वो परपेंडिकुलर ही आपका रे कहलाएगा। तो स्फेरिकल में आप ये देखें कि चाहे इस वाले पॉइंट को देखें तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, इसलिए ये भी रे है। ये इस वाले एक दो और तीन, जो हमने तीन पॉइंट्स दिखाए हैं, ये इन तीन पॉइंट्स पर परपेंडिकुलर है, एक दो और तीन, ये तीन पॉइंट्स पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये रे है। तो हमने तीन रे दिखाई है, कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट, न जाने कितनी। उसी तरीके से मैं ये कहता हूँ कि ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन रहा है, इसके सिलेंडर के सरफेस पर ऐसे इस डायरेक्शन में जाए तो भी परपेंडिकुलर, ऊपर की डायरेक्शन मतलब पीछे की डायरेक्शन में जाए तो भी परपेंडिकुलर, आगे की तरफ तो भी परपेंडिकुलर। तो इनके सरफेस पर, सिलेंड्रिकल हो स्फेरिकल हो, इनके सरफेस पर बनने वाले जो परपेंडिकुलर्स हैं उन्हीं को रे बोलते हैं। जैसे ये प्लेन वेव फ्रंट थे, तो प्लेन वेव फ्रंट पर ये परपेंडिकुलर है सारी की सारी लाइंस, तो इनको हम रे बोलेंगे। रे क्लियर है, बताइए। यस सर। ठीक है प्रिया, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। उसके बाद मैं बोलूंगा इन केस ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट अभी करा था, इसी में नोट करें, रे हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे इन केस ऑफ अ इन केस ऑफ अ in case of a plane wave front, the rays are parallel
In case of a plane wavefront, the rays are parallel. The rays are parallel. Full stop. A group of parallel rays. A group of parallel rays. A group of parallel rays is called a beam of light. Is called a beam of light. Next point लिखेंगे. In case of a spherical wavefront, in case of a spherical wavefront, in case of a spherical wavefront, the rays either converge to a point. The rays either converge. The rays either converge to a point or diverge from a point. Or diverge from a point. इसके देखिएगा, इसके डायग्राम बनाता हूं. 3 ये हो जाएगा प्लेन वेवफ्रंट. वेवफ्रंट को डब्ल्यूएफ बोल देते हैं. प्लेन वेवफ्रंट. ये जो है, जो एरो जिसमें बनाए हैं, ये तो है रे, और ये प्लेन वेवफ्रंट है. प्लेन वेवफ्रंट में जो रेज है वो एग्जैक्टली पैरेलल होती है. जो रेज है वो एग्जैक्टली पैरेलल होती है आपस में एक दूसरे के. जो रे है देखिएगा, वो वेव फ्रंट के तो हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगी ही होगी, लेकिन आपस में रेज का क्या रिलेशन है? आपस में जो रेज है वो पैरेलल होगी. इसमें प्लेन वेव फ्रंट के केस में. और स्फेरिकल वेव फ्रंट के केस देखिएगा जरा. स्फेरिकल वेव फ्रंट में या तो वो डाइवर्जिंग होगी या फिर वो कन्वर्जिंग होगी. स्फेरिकल वेव फ्रंट में मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता हूँ कई सारे. एक वेव फ्रंट तो ये हो गया, पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे हैं. एक वेव फ्रंट ये हो गया, एक वेव फ्रंट ये हो गया, एक वेव फ्रंट ये हो गया. ऐसे हमने वेव फ्रंट बना दी. तो रेज अगर इनकी तरफ आती हुई है तो भी परपेंडिकुलर है हर पॉइंट पे. इधर भी परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर, इधर भी, इधर भी, इधर भी. दूसरी रे देखते हैं यहाँ पर, तो ये भी परपेंडिकुलर. तीसरी रे देखते हैं तो ये यहाँ पर, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर, और ये ऐसे परपेंडिकुलर. तो ये क्या होगा? ये होगा कन्वर्जिंग. कन्वर्ज मतलब सारे के सारे कन्वर्ज होकर, मतलब एक जगह इकट्ठे होकर मिल रहे हैं. इनको बोलेंगे कन्वर्जिंग. एस डब्ल्यू एफ स्फेरिकल वेव फ्रंट. इसी तरीके से डाइवर्जिंग भी हो सकती है. डाइवर्जिंग कैसे होगी? पहला वेव फ्रंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. ऐसे बना दो. तो यहां से ऐसे, ऐसे, ऐसे. तो ये हो गई डाइवर्जिंग एस डब्ल्यू एफ. ठीक है ना?
तो ये सारी की सारी रेज हैं। रेज का फंडा बस यही है कि वो वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर होती है। डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गई, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गई, और प्लेन वेव फ्रंट के केस में, प्लेन वेव फ्रंट के केस में जो हमारी रेज होती हैं वो सारी की सारी आपस में पैरेलल होती है। बताइए जी, इतना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ secondary wavelets नोट करेंगे। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, according to Huygens principle, each point on a wave front is a source of, each point on a wave front is a source of, according to Huygens principle, each point on a wave front is a source of secondary waves, is a source of secondary waves, comma, which add up to give a wave front which add up to give a wave front at any later time, add up to give a wave front at any later time। हाइगन्स प्रिंसिपल ये कहता है कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, कोई भी वेव फ्रंट है मेरे पास, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, प्लेन, कैसा भी है, उस पे जो हर एक पॉइंट है ना, हर एक पॉइंट भी एक सोर्स की तरह काम करेगा, और वो एक सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करेगा, मतलब वहां से और वेव्स निकलेगी। ठीक, और कब निकलेगी? बाद में। जैसे पहले एक वेव फ्रंट का एक वेवलेट निकला, मतलब मैं ये कहता हूँ कि 1 2 3 4 5 जैसे हम ये वेव फ्रंट्स बता रहे हैं, तो ये सारी की सारी वेवलेट्स हैं। यहां से निकलने वाली जो और वेव्स हैं हम बोलेंगे उनको सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से हर पॉइंट से, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वेव्स जो है वो सिर्फ सोर्स ऑफ लाइट ही वेव्स प्रोड्यूस करता है। सोर्स ऑफ लाइट ने जो वेव्स प्रोड्यूस करी हैं वो वेव्स भी सेकेंडरी वेव्स प्रोड्यूस करेगी, उनको सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल है हाइगन्स का प्रिंसिपल। ठीक, हाइगन्स के प्रिंसिपल को आगे और इलैबोरेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, इतना जो अभी तक कराएंगे क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है, चलिए ठीक है। और मैं बहुत जल्दी ना तुम्हारा इसमें रिवीजन भी और एक एक करके एक एक चैप्टर का मैं टेस्ट भी लेना शुरू करूंगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा ज्यादा से ज्यादा 1 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम आगे प्रोसीड करना है। और आपको ये बताइए कि हाँ, ये भी पता ही होगा कि 2 फरवरी को आपकी डेट शीट भी आने वाली है। Yes, sir. हाँ, ये आज ही देखा मैंने न्यूज में। ठीक, अच्छा ये बताइए कल 2